डियर फ्रेंड्स, होमोफोन्स का हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है फेयर। फेयर और फेयर, फेयर का मतलब होता है किराया। इस फेयर का मतलब क्या होता है? किराया होता है। तो इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। आपके एफ, यहाँ पर एफ आ रहा है। एफ का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स अगर आपके साथ यात्रा कर रहे हैं तो उनका भी किराया आपको देना पड़ेगा। उनका भी किराया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। फेयर, इस फेयर का मतलब होता है किराया। अब इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया गया है, बी पे फेयर। हम फेयर चुकाते हैं, मतलब हम किराया देते हैं। इफ़ बी ट्रैवल इन अ बस, यदि हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो हम किराया देते हैं। तो FARE, इस फेयर का मतलब होता है किराया। नेक्स्ट फेयर जो दिया है, इस फेयर का मतलब, इसको दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है और दूसरा इसको नाउन के यूज में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया जा रहा है तो इसका मीनिंग होता है सुंदर होता है। और नाउन के सेंस में इसको यूज किया जा रहा है, नाउन के रूप में इसको यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब होता है मेला। तो दोनों तरह से हमने इस वर्ड का यूज सेंटेंस में कर दिया है। सी इज फेयर टू लुक एट। सी इज फेयर, यहाँ पर ये जो फेयर है वो एडजेक्टिव है। सी इज फेयर, वह कैसी है? सुंदर है। टू लुक एट मतलब वो देखने में कैसी है? सुंदर है, फेयर है। यहाँ पर फेयर का यूज़ एक नाउन की तरह किया गया है। वी आर गोइंग टू फेयर, हम मेले जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? मेला जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फेयर, हम मेला जा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है गोल। गोल, गोल, इस गोल का मतलब होता है लक्ष्य, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। तो इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। यहाँ पर GO, गो आ रहा है। गो मतलब जाओ, जाओ अपने लक्ष्य तक, जाओ अपने लक्ष्य तक। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। इस गोल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य होता है। इस वर्ड का यूज यहाँ पर सेंटेंस में किया गया है। वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। टू रीच आवर गोल, हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। अब ये वाला जो गोल दिया है, इस गोल का मतलब होता है अ प्रिजन, मतलब एक जेल होता है इसका मतलब। इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन होता है। आपको ये हिंदी एग्जाम में लिख के नहीं आना है। आपको ना तो ये ट्रिक लिख के आना है, ना ही इसकी हिंदी लिख के आना है, ना ही इसका मीनिंग लिख के आना है। आपको इस वर्ड का यूज़ किसी सेंटेंस में करना है, जैसे यहाँ पर केवल आपको इतना ही एग्जाम में करना है। ठीक है, तो लिखा है द थीप वाज सेंट टू गोल। तो इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर GAO कीवर्ड निकल कर आ रहा है गाओ। ठीक है, गाओ, गाओ गाने अपने भाई के जेल से आने पर। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई। तो इस तरह से इसको मेमोराइज रखेंगे। जिसमें GO, गो आ रहा है, उस गो का मतलब क्या होता है? लक्ष्य, यानी जाओ अपने लक्ष्य तक। तो इस वर्ड का यूज यहाँ सेंटेंस में किया है। द थीप वाज सेंट टू गोल, चोर को जेल भेज दिया गया था। चोर को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है एलिजिबल और इलिजिबल। तो इस इलेजिबल का मतलब होता है डेट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सकता हो उसको हम बोलते हैं एलिजिबल। और इस इलेजिबल का मतलब होता है इस इलेजिबल का मतलब होता है जो फिट होता है टू बी चूजन, यानी चुना जाने योग्य, जो चुने जाने के योग्य होता है। फिट टू बी चूजन, चुने जाने के जो योग्य होता है, एलिजिबल होता है। तो अब हम इसको किस तरह से याद रखेंगे ताकि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जैसे हम इस वाले एलिजिबल में देखेंगे, इसमें ILL आ रहा है। ठीक है, इल का मतलब क्या होता है? बीमार। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है। इल होने पर डॉक्टर हमें जो मेडिसिन लिख कर देता है वह कैसी होती? एलिजिबल होती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें जो मेडिसिन लिखता है वो एलिजिबल होता है। उसको हम नहीं समझ सकते, उसको केवल मेडिकल वाला ही समझ सकता है। मतलब वो कैसी होती है? उसकी राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग जो होती है वो एलिजिबल होती है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में आएगा तो आप इस ट्रिक से इस वर्ड को भूल नहीं सकते। ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगा, ILL, इल। तो इल वाला जो वर्ड होता है वो अपठनीय होता है। डेट कैन नॉट बी रीड। ठीक है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। डेट कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड। ठीक है, वह जिसको पढ़ा ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? एलिजिबल बोलते हैं। अब इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया गया है। हिज राइटिंग इज इलेजिबल, उसका जो राइटिंग है वो कैसा है? इलेजिबल है, मतलब अपठनीय है, पढ़ने के योग्य नहीं है। और इस इलेजिबल का मतलब हो गया फिट टू बी चूजन। तो इसका सेंटेंस में यूज किया है। ही इज इलेजिबल, वो इलेजिबल है। फॉर दिस पोस्ट, वो इस पोस्ट के लिए, वह इस पोस्ट के लिए क्या है? एलिजिबल है, मतलब
क्या है, चुने जाने के योग्य है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ह्यूमन। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है, जिसका मतलब क्या होता है, मानव होता है। इसका मतलब क्या होता है, मानव। ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये वर्ड है ह्यूमेन, यहाँ पर एक ई को बढ़ा दिया गया, ई के बढ़ने से इस वर्ड का मीनिंग बदल गया। अब इस ह्यूमेन का मतलब हो गया दयालु, यानी कि काइंड हो गया। तो इस वर्ड का यूज यहाँ सेंटेंस में कर दिया है, वी शुड बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए, टू ऑल ह्यूमन बींग्स, हमें समस्त मानव जाति के प्रति क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। और इस ह्यूमन का मतलब क्या होता है, दयालु होता है। तो इसको इस ट्रिक से याद रखेंगे, इस ट्रिक से इसको मेमोराइज रखेंगे। जैसे यहाँ पर ई आ रहा है और ई से एक वर्ड बनता है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान। तो यहाँ पर लिखा है जो मानव इनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो मानव इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह बहुत दयालु होता है। दयालु व्यक्ति जो होते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे हमारे गौतम बुद्ध थे, पहले बचपन का नाम उनका क्या था, सिद्धार्थ था। वो बहुत ज़्यादा दयालु थे और उन्हें फिर बाद में इनलाइटनमेंट हो गया था, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो इस ट्रिक से इसको याद रखेंगे। अब इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया है, ही इज ह्यूमन, वह दयालु है, टूवर्ड्स हिज डॉग, वह अपने कुत्ते को लेकर बहुत दयालु है, वह अपने कुत्ते के प्रति बहुत क्या है, दयालु है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है, नेक्स्ट वर्ड दिया है जेलस, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है ईर्ष्यालु। और इस जेलस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साही, जो कि GEAL जील वर्ड से बना है। ठीक है, जील वर्ड से, जील माने क्या होता है, उत्साह, उमंग, इसी से यह वर्ड बना है। और ये दोनों वर्ड्स जो है एडजेक्टिव हैं, क्योंकि OUS जो होता है वो एडजेक्टिव का ही सफिक्स होता है। जिस वर्ड का सफिक्स OUS होता है वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो बस क्या अंतर है, यहाँ पर जे है और यहाँ पर क्या है, जेड है। तो जिसमें जे होता है उस जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, और जिसमें जेड बना हुआ होता है उसका मतलब क्या होता है, सॉरी दयालु नहीं होता है यहाँ पर, जेलस का मतलब होता है, ये यहाँ पे कट कर देंगे, इसका मतलब होता है उत्साही, उत्साह से बना, ये उत्साही होता है इसका मतलब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उत्साही। अब इसको देखो, यहाँ पर इस वर्ड का यूज किया गया है, ही इज जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, वो मेरी सफलता को लेकर क्या है, बहुत ईर्ष्यालु है, मेरी प्रोग्रेस को लेकर, मेरी उन्नति को, मेरी तरक्की को लेकर क्या है, जेलस है, मतलब ईर्ष्यालु है। और जेलस के बाद हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बस इतना सा छोटा सा सेंटेंस आपको एग्जाम में लिख के आना है और कुछ भी नहीं लिखना है आपको, हिंदी नहीं लिखनी वहाँ पर। तो अपने वीडियो लेक्चर में होमोफोन्स के जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें आप देखेंगे कि बहुत ही छोटे सेंटेंस हमने यूज किए हैं, बहुत ही सिंपल और छोटे सेंटेंस का यूज किया है, ताकि स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इसके बाद यहाँ पर ये जेड वाला जो जेलस है इसका मतलब उत्साही होता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर दिया है, इसको दो तरह से यूज किया गया है, द ज्यूलस वर्कर्स फिनिश्ड दियर वर्क इन नो टाइम। यहाँ पर टाइम होगा, यहाँ पर होगा टाइम, TI और ME, टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो जेलस वर्कर होते हैं, कहने का मतलब जो उत्साही, अभी मैंने बताया था क्या होता है इसका मतलब, उत्साही होता है। जो उत्साही वर्कर होते हैं, उत्साही काम करने वाले होते हैं, जो जोश के साथ किसी काम को करते हैं, वो फिनिश्ड माने समाप्त कर लेते हैं, दियर वर्क अपने कार्य को, इन नो टाइम मतलब बिल्कुल भी समय नहीं लेते हैं और बहुत ही कम समय में अपने काम को क्या कर लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। अगर ये सेंटेंस आपको बड़ा लग रहा है तो ये वाला सेंटेंस आप एग्जाम में लिख सकते हैं, सी इज़ वेरी जेलस, वो बहुत ज़्यादा कैसी है, उत्साही है, बहुत ज़्यादा उत्साही है। बस इतना सा लिखाएंगे, आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है लूज़। लूज़ और लूज़, लूज़ का मतलब होता है खोना। इस लूज का मतलब खोना होता है, जिसमें सिंगल ओ बनता है और ये वर्ब है, और जिसमें डबल ओ बनता है उस लूज का मतलब क्या होता है, उस लूज, इसको लूज पढ़ते हैं, इसको लूज पढ़ते हैं। तो इस लूज का मतलब क्या होता है, ढीला, मतलब ये एडजेक्टिव होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। अब यहाँ पर सेंटेंस में इसका यूज किया गया है, बी शुड नॉट लूज दिस चांस, मतलब हमें इस चांस को, इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। बस इतना सा सेंटेंस आपको एग्जाम में लिख के आना है।
और इस लूज का मतलब होता है ढीला ढाला। इन समर यानी गर्मियों में बी शुड हमें चाहिए, बेयर माने पहनना, लूज क्लोथ, तो गर्मियों में हमें ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। नेक्स्ट वन इज माइनर, माइनर, ठीक है, माइनर और माइनर। तो ये वाला जो माइनर है इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, जिसका मतलब होता है खान में काम करने वाला। कोयले की खान में काम करने वाला जो पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। और ये जो माइनर होता है जिसमें ओ बना हुआ है, इस माइनर का मतलब होता है, इसको दो तरह से यूज किया जाता है, एक तो नाउन के रूप में, दूसरा इसको एडजेक्टिव के रूप में। अगर इसको एक नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब होता है नाबालिग, कोई भी पर्सन, जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक जो नाबालिग होता है उसको हम माइनर बोलते हैं। और जो साधारण होता है उसका भी मीनिंग क्या होता है, मतलब साधारण के रूप में, ये एडजेक्टिव के रूप में जब यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, साधारण होता है। तो आइए इसका यहाँ पर यूज़ देखते हैं। यहाँ पर इस वर्ड का यूज सेंटेंस में किया है, द लाइफ ऑफ द माइनर, द लाइफ ऑफ द माइनर, मतलब कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्ति का जो जीवन होता है इज़ वेरी हार्ड, वो कैसा होता है, बहुत ही कठिन होता है। कितना छोटा सेंटेंस हमने यहाँ पर यूज किया है। इसके बाद माइनर का यूज़ दो तरह से किया गया है, दो तरह के सेंटेंस इसमें बनाए, एक तो नाउन के रूप में, दूसरा इसका एडजेक्टिव के रूप में। तो यहाँ पर आई हैव मेड अ माइनर मिस्टेक, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एक माइनर मिस्टेक की है, मतलब मैंने एक साधारण सी गलती की है, साधारण सी गलती की है। तो यहाँ पर माइनर जो है एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज किया गया है। एग्जाम में आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला सेंटेंस लिख दें या फिर ये वाला लिख दें, एक ही लिख के आना है आपको केवल। इसके बाद लिखा है ही कांट वोट, ही कांट वोट इन द इलेक्शन, वह इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता है, ही इज स्टिल अ माइनर, क्योंकि वह अब भी क्या है, माइनर है, अब भी वो कैसा है, नाबालिग है। तो यहाँ पर इस माइनर का यूज एक नाउन के रूप में किया गया है। कैसे नाउन है, कैसे हमने पहचाना ये नाउन है, क्योंकि नाउन यहाँ पर ए आर्टिकल दिया है और आर्टिकल ए जो होता है वो किसी नाउन से पहले ही आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मैनर। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है मॉरल, ठीक है, मॉरल। तो MORAL, मॉरल का मतलब होता है नैतिक, मॉरल का मतलब नैतिक होता है। और इस मॉरल का मतलब क्या होता है, मनोबल। आपका जो मनोबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉरल कहते हैं। बस कितना अंतर है, इसमें ई को और बढ़ा दिया है बस, और ई के बढ़ने से इसका मीनिंग बदल गया, जिसका मतलब हो गया मनोबल। तो यहाँ पर इस ट्रिक से हम इस वाले वर्ड को याद रखेंगे। जब ये वाला वर्ड हमें याद रहेगा तो इसको हम भूल नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक में क्या दिया है, जो मुरली वाले को पूजता है, मोरल, मोरल, मुरली, साउंड क्या आ रहा है इसका, मोरली, मोरली, MORALE, मोरली आ रहा है। तो जो मुरली वाले को पूजता है उसका मनोबल कैसा होता है, हाई होता है। मतलब जो मुरली वाले को यानी भगवान को हमेशा याद रखता है, अपने दिल में हमेशा भगवान को याद रखता है, उसका मनोबल कैसा होता है, हमेशा हाई रहता है, उसका मनोबल हमेशा कैसा रहता है, हाई रहता है। तो इस ट्रिक से इस वर्ड को याद रखेंगे। अब यहाँ पर इस वर्ड का यूज किया गया है, इट इज़ और मोरल ड्यूटी, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, टू हेल्प द पुअर, मतलब गरीबों की मदद करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसका यूज सेंटेंस में किया है, द मोरल ऑफ अवर सोल्जर्स इज हाई, हमारे सिपाहियों का जो मनोबल होता है वो कैसा होता है, ऊंचा होता है, हाई होता है। तो ये हमारे कुछ होमोफोन्स थे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।